नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल वाणी। डिजिटल वाणी में आज हम बात नैनीताल की उस घटना की करेंगे जिसने पूरे नैनीताल को हिला के रख दिया। आज हम तीन विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर बीजेपी नेता विपिन पांडे ने नई कौन सी पोस्ट की है, नई कौन सा वीडियो अपलोड किया है जिसके कारण अनेक बातें की जा रही हैं। वह वीडियो सही है, गलत है, यह तो फैसला आप करोगे, लेकिन हम उस वीडियो के बारे में जरूर बात करेंगे जो विपिन पांडे ने अपने फेसबुक में जारी किया है। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की, जिन्होंने नैनीताल में हुई घटना के बारे में फेसबुक पर अपना एक पोस्ट लिखा है और वह क्या कहते हैं, वह किसके साथ हैं, आखिर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस घटना को कैसे देखते हैं, इसकी बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे कि जो इस नैनीताल में उस्मान के परिजनों का केस लड़ रहे हैं वकील, उस कार्तिकेय हरि गुप्ता की, आखिर उन्होंने मीडिया के सामने क्या कहा है और वह अपने संबंध हरीश रावत से कैसे बताते हैं और किस तरीके से उनकी मुलाकात हरीश रावत से हुई थी और उन्होंने क्या सच में फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कुछ गालियां लिखी, इस पे भी हम बात करेंगे। क्योंकि उन्होंने साफ माना है कि उनका फेसबुक में कोई अकाउंट ही नहीं है और उनके बारे में जो बातें लिखी गई वह फेक है। हम बात करेंगे उस विषय में, आखिर लोगों ने क्या कुछ लिखा और आखिर उस वकील को क्यों कहना पड़ा कि उसने कुछ भी नहीं लिखा था फेसबुक में, इस पे भी विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं विपिन पांडे की, जो बीजेपी नेता है और नैनीताल वाले मामले में शुरुआत से ही प्रमुखता से आवाज उठा रहे हैं उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए। और जब नैनीताल में हो, हल्द्वानी में हो, जगह जगह धरने प्रदर्शनों में भाग लिया और पुलिस ने इसी कारण से कुछ घंटों के लिए विपिन पांडे को गिरफ्तार भी किया था। और विपिन पांडे की एक वीडियो पहले भी आपने देखी होगी जिसमें वह एक बिरयानी वाले को धमका रहे हैं और कह रहे हैं कल से यहाँ पर बिरयानी मत बेचना, क्योंकि नाम बदल के वह व्यक्ति बिरयानी बेच रहा था। तो नई वीडियो आपको भी दिखाते हैं, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम इस पर बात करते हैं। देखिए, इस है बीजेपी नेता विपिन पांडे हल्द्वानी के जगह जगह तो फल बेचने वाले व्यापारी है, ठेले वाले हैं, उनको एक ध्वज दे रहे हैं जिसमें जय श्री राम लिखा हुआ है और कह रहे हैं आप इसे अपने ठेले में लगाइए ताकि हर हिंदू को पता चले कि वह आपके एक हिंदू के यहाँ से फल खरीद रहा है, ताकि इससे हिंदुओं की आर्थिक मजबूती भी हो और जो खरीदार हो वह भी हिंदुओं से ही फल खरीदे। इस तरीके से पता चलना चाहिए क्योंकि यह हमारे धर्म का प्रतीक है, ऐसा इस वीडियो में वह कहते हुए नजर आ रहे हैं। और अनेक ठेलों वालों के पास जाकर वह झंडा दे रहे हैं और उसे लगाने की बात कर रहे हैं, जो कि धार्मिक झंडा होता है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यह लोग इस पर तरह तरह के कमेंट लिख रहे हैं। कुछ लोग इसे बहुत ही अच्छा कदम बता रहे हैं और कह रहे हैं दूर से ही दिखने में इससे पहचान हो जाए कि आखिर यह हिंदू की दुकान है। लेकिन कुछ लोग इसे धर्मों के बीच खाई पैदा करने वाला भी बता रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरी जो पोस्ट आई है हरीश रावत की। हरीश रावत ने आज फेसबुक में पोस्ट किया है और अपने विचार शेयर किए हैं। नैनीताल की घटना पर वो पूरा लिखते हैं। मैं आपके स्क्रीन में भी, मोबाइल के स्क्रीन में भी चला रहा हूं कि वह क्या लिखते हैं और मैं उसे पढ़ता भी हूं आखिर हरीश रावत लिख क्या रहे हैं। तो मैंने मोबाइल में निकाल के रखा है, मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूं कि हरीश रावत क्या लिखते हैं। यह हरीश रावत का फेसबुक पोस्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें हरीश रावत लिखते हैं कि नैनीताल में 12 वर्षीय अबोध बालिका के साथ एक 70 वर्षीय ठेकेदार द्वारा दुष्कर्म की घटना अत्यधिक निंदनीय है। शुरुआत में निंदा कर रहे हैं। ऐसे नर पशुओं पर समाज का गुस्सा स्वाभाविक है। ऐसे व्यक्ति को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। निश्चित ही पुलिस आवश्यक साक्ष्य जुटा रही होगी। ऐसे नर पशु अपनी जाति, धर्म और परिवार के लिए भी कलंक होते हैं। इससे आगे लिखते हैं कि ऐसी घटनाएं एक व्यक्ति का वह सीपन है, इसे कोई भी समाज सहन नहीं कर सकता है। नैनीताल में भी ऐसा कोई उदाहरण सामने नहीं आया है जिससे ऐसा लगे कि इस व्यक्ति को किसी समाज विशेष का संरक्षण या सहारा मिला हो।
यानी कि हरीश रावत कह रहे हैं कि नैनीताल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे कि यह माना जाए कि इस उस्मान को वहां के लोगों ने संरक्षण दिया हो। इससे आगे लिखते हैं कि व्यक्ति के अपराध के लिए जाति धर्म को दंडित करना या प्रताड़ित करना उचित नहीं है। वह कहते हैं व्यक्ति गलत है, व्यक्ति को गलत कहिए, लेकिन पूरे धर्म या जाति को गलत कहना गलत है हरीश रावत के अनुसार। उन्होंने कुछ आगे लिखा है कि हरिद्वार की बात कर रहे हैं, सल्ट, अल्मोड़ा, लाल कुआं, नैनीताल की बात कर रहे हैं, खटीमा, उधम सिंह नगर, चंपावत, उत्तरकाशी, रुद्रपुर, अनेक स्थानों की वह बात करते हुए लिखते हैं कि यहाँ भी बलात्कार और हत्या के मामले सामने आए हैं। इसमें से अधिकतर मामलों में दलित बालिकाएं शिकार हुई हैं, ऐसा भी वह लिखते हैं। और कहते हैं कि कुछ बलात्कारी कुछ राजनीतिक पार्टियों से भी संबंध रखने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वह राजनीतिक पार्टियों से संबंध रखने के कारण राजनीतिक पार्टी के सभी लोग गलत हों या उस धर्म या जाति के लोग गलत हों, ऐसा हरीश रावत मोटा मोटा लिख रहे हैं। तो आगे वह लिखते हैं, मैं थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा ज़्यादा। जो मुख्य बातें हैं उन्होंने लिखा है कि गोविंद वल्लभ पंत, हेमंती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी की वह बात करते हैं और कहते हैं कि यह हमेशा जातियों और धर्मों को एक साथ लाने की कोशिश करते रहे और अमन शांति बनाने की कोशिश करते रहे। मोटा मोटा यह उन्होंने लिखा है। इसके बाद वह लिखते हैं अंत में कि दंड देना तो सरकार का काम है और प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले चेहरे भी सरकार से ही जुड़े हुए हैं, समाज इस पर भी विचार करे। यानी कि वह कह रहे हैं कि जो दंड है, जो न्याय देना है, वो सरकार ने देना है और प्रदर्शन करने वाले भी सरकार से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो भी होगा वह होना चाहिए, न्याय उस पीड़िता को मिलना चाहिए। इसके बाद हम हरीश रावत इसी में बीच में वह भी लिखते हैं, एक वीडियो आपने देखा होगा जो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें नैनीताल की एक बालिका, एक लड़की ये कहती है कि इसको जातियों या धार्मिक तौर पर मत बांटिए, विरोध का विरोध कीजिए, गलत का विरोध कीजिए। और फिर कुछ लोग इसमें उसकी जिनकी भावनाएं आहत हुई, उन्होंने भी उस लड़की के लिए गलत लिखा और वह वीडियो वायरल हो गया, पूरे देश के लोगों ने देखा। और लड़की का आरोप है कि उनको धमकी तक दी गई और यहाँ तक कहा गया कि वह उसका भी रेप कर देंगे। तो इसके बाद ये मामला बहुत बड़ा हो गया। तो हरीश रावत इसमें लिखते हैं कि ऐसा किया जाना गलत है। तो अब बात करते हैं तीसरे वीडियो की। हरीश रावत का पक्ष हमने जान लिया, अब तीसरी बात आती है जो इस केस को लड़ रहे हैं, वकील कार्तिकेय हरिगुप्ता। वह अपने फेसबुक पोस्ट के बारे में कहते हैं कि उनका फेसबुक में कोई अकाउंट ही नहीं है, उन्होंने किसी के बारे में कुछ भी अशब्द नहीं लिखे, किसी को भी गालियां नहीं दी, वह फेक है, उनके नाम का फेक अकाउंट बनाए गए और गलत तरीके से उन्हें गालियां दी गई, बल्कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। ये कल सुना था कि कोई सोशल मीडिया पोस्ट हैं जिसमें लोगों ने अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ की है, तो बट वो पोस्ट ऐसे डाला गया है जैसा लगता है कि मैंने ऐसा कुछ लिखा है। तो ये बड़ा भ्रामक है और मेरा कोई फेसबुक अकाउंट है ही भी नहीं और कोई और सोशल मीडिया अकाउंट भी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। तो ऐसा करके उसको रिप्रेजेंट करना कि मैंने किसी को गालियाँ दी या कोई अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ किया, ये गलत है और ऐसा कोई पोस्ट मेरा नहीं है और ये कोई फेक अकाउंट किसी ने क्रिएट किया है और मैंने पुलिस को इसकी कंप्लेंट कर दी है। तो आई होप दे विल टेक ड्यू एक्शन। ऐसा आई एम जस्ट ए लॉयर और ये हर वकील का काम है कि अपने जो भी क्लाइंट है उसको ड्यू डिफेंस उसकी की जाए और अगर मैं नहीं वकील होता तो कोई और वकील होता, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, पहले मैं उस्मान का वकील नहीं हूँ, मेरी क्लाइंट का नाम हुस्न बेगम है। वो उस्मान जो विक्टिम जो रेप के अक्यूज्ड हैं उनकी वाइफ है और उनका ये ऑनरेबल कोर्ट से कहना है कि उनके हस्बैंड को एक ट्रायल में रखा गया है, जो भी उसका कंक्लूजन होगा, जो अगर पनिशमेंट मिलेगा, बट उनका घर इस तरीके से न तोड़ा जाए जिसमें वो रह रही हैं और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का भी वायलेशन है। तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने भी इसमें एक बड़ा सा ऑर्डर जारी किया है कि भाई इस तरीके का कार्रवाई ठीक नहीं है, जो ट्रायल का जो कंक्लूजन होगा उसका प्रोसेस का वेट करें, क्योंकि ये लगभग 10-12 साल पुरानी बात है। और मैंने एक किताब लिखी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन लॉ और उसमें उत्तराखंड के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे एक स्पेशल रिसर्च हमने की थी। तो उस समय भी ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेके
ये काफ़ी केसेस हमारी हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे, तो कई लोगों का ये सजेशन भी था कि क्योंकि वो मिस्टर रावत वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, तो उस किताब को अगर चीफ मिनिस्टर उसका विमोचन करें तो इससे से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सकती है। तो वो उस समय का फ़ोटो है, और अगर मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट करना, इट्स अ मैटर ऑफ जोक। दूसरी बात कहते हैं कि वह उस्मान का केस नहीं लड़ रहे हैं, उनके परिजनों का केस लड़ रहे हैं, क्योंकि उस्मान के परिजन चाहते थे कि उनकी पैरवी की जाए, और कहते हैं कि उनकी पैरवी के कारण ही नैनीताल हाईकोर्ट ने जो मकान ध्वस्तीकरण का आदेश नैनीताल पालिका नगर पालिका ने दिया था वह निरस्त हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मानता है कि किसी भी अवैध कब्जे को गिराने से पहले 15 दिन पहले उस परिवार को बताया जाना चाहिए, वहाँ नोटिस चिपकाया जाना चाहिए। तो इस कारण से परिवार को छूट मिली, और यह वकील यहाँ तक भी कहते हैं कि आखिर उनके नाम का किसने दुरुपयोग किया और किस तरीके से भ्रामक खबरें फैलाई, इसके बारे में पुलिस को भी शिकायत कर दी है। आपने उस वीडियो में सुन लिया होगा कि उन्होंने क्या कहा। तो यह उस वकील का पक्ष है जिन्होंने मीडिया के सामने आकर अपनी बात कही, लेकिन इस घटना से नैनीताल शर्मसार हुआ है, और नैनीताल के सभी लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उस्मान जैसे दरिंदा को सजा मिले, बड़ी सजा मिले, जो सजा पूरे देश के लिए एक मॉडल बने कि आखिर गलत करोगे तो आपके साथ यह सजा मिलेगी, ऐसा किया जाएगा। तो पूरा नैनीताल, पूरा पहाड़, पूरा उत्तराखंड इस आश में बैठा है कि धामी सरकार और पूरी कानून व्यवस्था जल्दी से जल्दी इस आरोपी को सजा देगी, उस उस्मान को सजा देगी जिसने नैनीताल की फिजाओं को गंदा किया है, नैनीताल में नफरत फैलाई है। चाहे अनेक लोग यह प्रयास करने में लगे हैं कि नैनीताल में पर्यटन के कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन ये सच है मीडिया रिपोर्टों के अनुसार कि नैनीताल में अनेक होटल कैंसिल हुए हैं और जो पर्यटक हैं उनकी संख्या में भारी कमी आई है। लेकिन यह कमी कुछ दिनों की होगी, नैनीताल फिर गुलजार होगा, और उम्मीद है कि नैनीताल अब कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं जाएगा और उस्मान जैसे दरिंदे कभी नैनीताल में पैदा नहीं होंगे। इस समय के लिए इतना ही। देखते रहें डिजिटल वाणी। इन 3 वीडियो में जो भी आपकी राय हो अवश्य लिखिएगा, और पुनः रिवाइज करवा दूं आपको। पहली वीडियो में हमने बात की थी बीजेपी नेता विपिन पांडे की, आखिर वह ठेलों में किस तरीके से एक झंडा लगाने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद हमने बात की थी हरीश रावत के उस पोस्ट की, और तीसरी में उस वकील की बात की थी जिन्होंने अपना पक्ष मीडिया के सामने रखा है। देखते रहें डिजिटल वाले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।